प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश चैप्टर का गोली दर्पण और गोली दर्पण में कितने प्रकार के होते हैं, उनसे संबंधित परिभाषाओं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण किसे कहते हैं और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखते हैं। आगे हम कांच का खोखला गोला लेते हैं। अगर कांच का खोखला गोला लेते हैं, हमसे कोई कह दे कि इस पर कलई लगाना, तो कलई लगाएंगे हम कितने प्रकार इस पे। या तो कलई हम गोले के बाहर लगाएंगे या तो कलई हम गोले के अंदर लगाएंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। कलई या तो अंदर लगाएंगे या तो बाहर लगाएंगे। फिर इस गोले को हम बीच में से काट देंगे। जब हम गोले को बीच में से काट देंगे तो इसका यह परावर्तक तल होगा। जिधर प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। तो ये है परावर्तक तल इसका। इस परावर्तक तल और इसका यह परावर्तक तल, एक का परावर्तक तल बाहर उभरा हुआ है और एक का परावर्तक तल अंदर। लेकिन हम लोग जान रहे हैं यह एक कांच का खोखला गोला है, इसका परावर्तक तल कैसा होगा, गोल होगा। इसका परावर्तक तल कैसा होगा, गोल होगा। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोल होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं गोलीय दर्पण यह एक प्रकार का हो गया और ये दो प्रकार का होता है। तो इससे पता चल गया गोलीय दर्पण सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। इसका परावर्तक तल हम लोग देख पा रहे हैं उभरा हुआ है, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है और इसका जो परावर्तक तल है वह अंदर है। तो हम लोग जानते हैं ऊ से उभरा होता है और ऊ से उत्तल होता है, और आ से अंदर होता है और आ से अवतल भी होता है। तो ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक तल अंदर होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार हम लोग परिभाषित कर लेते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण हम लोग देख पा रहे हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक कौन होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित कर लेते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। हमारा जो उत्तल दर्पण है ये इसका परावर्तक तल उभरा है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल देख पा रहे होंगे परावर्तक तल अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। इस प्रकार हमने देखा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण हमने देखा जिसका परावर्तक तल गोल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल हो उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और हमने देखा गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं, नया टॉपिक हमारा है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी क्लियर हुआ हम लोगों का गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और गोलीय दर्पण जितने प्रकार के होते हैं उनकी हमने परिभाषा देखा। हमने देखा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल गोल होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। हमने देखा परावर्तक तल अंदर था तो उसको हमने बोला था अवतल दर्पण, और एक का परावर्तक तल उभरा हुआ था उसको हमने बोला था उत्तल दर्पण। तो आपको याद करने का आसान तरीका, अंदर अवतल उभरा उत्तल, मतलब अंदर परावर्तक तल तो अवतल दर्पण हो गया, उभरा हो गया परावर्तक तल तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उन्हीं से संबंधित परिभाषाएं हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, आइए उनको देखते हैं। हमने देखा गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें नंबर एक है वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र। हमने देखा है वक्रता केंद्र को आराम से एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। देख लीजिए, कांच का खोखला गोला है, यह कांच का खोखला गोला है और इसका एक भाग दर्पण है। आपको 3 भागों में इसको डिवाइड करिए, परिभाषा भी फट से तैयार हो जाएगी। कांच का कोई खोखला गोला है, इसका एक भाग दर्पण है, तब इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आसान देखते हैं, कोई अगर गोला होगा तो उसमें जरूर केंद्र होगा। ये कांच का कोई खोखला गोला था, उसका एक भाग दर्पण है। कोई कांच का खोखला गोला है, उसका एक भाग आप देख पा रहे हैं दर्पण है, तब इस कांच के खोखले गोले को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से समझते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग, ये कोई कांच का खोखला गोला है, इसका एक भाग दर्पण है। कांच के खोखले गोले का जिसका एक भाग दर्पण है, तब इस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए आगे, दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग आप सभी लोग डाल देंगे दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे दर्पण का ध्रुव। दूसरी हेडिंग हमारी हो गई दर्पण का ध्रुव हो गई। इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोल ऑफ मिरर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। तो हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते यह है, ये परावर्तक तल, कैसा तल है, परावर्तक तल है। और ये परावर्तक तल का, ये देख पा रहे हैं, ये अंदर वाला भाग जो होगा इसका परावर्तक तल होगा। परावर्तक तल का मध्य बिंदु, यहाँ देख पा रहे होंगे, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। देख पा रहे होंगे, ये परावर्तक तल है और ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु है। तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें देखेंगे, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी जो होगी उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। मतलब वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, दर्पण का ध्रुव यहाँ हो गया, तो दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आइए हम लोग देख लेते हैं मेन एक्सिस किसे कहते हैं। मेन एक्सिस मतलब होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेन एक्सिस। तो हम लोग देख पा रहे हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये दर्पण का ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत रेखा, दर्पण का केंद्र और दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली खींची गई लंबवत रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देख रहे हैं हम लोग, वक्रता केंद्र हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिलाने वाली जो लंबवत रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो देख पा रहे हैं, एक और इसकी पॉइंट बनती है दर्पण का द्वारक। देख लीजिए हम लोग, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं ये परावर्तक तल है। जैसे देखो, यहाँ पर कोई गोला है और यहाँ कोई केंद्र है, और हम लोग जब मिलाएंगे गोले का केंद्र से जब मिलाएंगे एक जीवा खींचेंगे, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग बोलते हैं व्यास, जो केंद्र से होकर जाती है। केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने कलई किया, इसके आधे भाग से कलई स्टार्ट किया है, ठीक, इसके आधे भाग से कलई स्टार्ट किया। हम लोग देख पा रहे होंगे कि अगर ये जो है, ये जो अंदर वाला भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। तो परावर्तक तल का जो व्यास होता है, परावर्तक तल के व्यास को हम लोग बोलते हैं दर्पण का द्वारक।
परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसको एक बार और पुनः समझते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। हमने बताया है कि कोई कांच का खोखला गोला है, यहाँ देखो कोई कांच का खोखला गोला, इसका एक भाग दर्पण है। कांच का कोई खोखला गोला है, इसका एक भाग दर्पण है, तब इस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कोई कांच का खोखला गोला है, उसका एक भाग क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, और तब इस गोले का जो केंद्र हुआ उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, आसान शब्दों में। दूसरा देखते हैं दर्पण का ध्रुव। हम जानते हैं ये परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है। अगर कोई परावर्तक तल होगा तो उसका कोई मध्यबिंद भी होगा, और अगर परावर्तक तल का कोई मध्यबिंद होगा तो उसी मध्यबिंद को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो परावर्तक तल का जो मध्यबिंद होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद देख रहे हैं मुख्य अक्ष देख के उसके बाद हम लोग वक्रता त्रिज्या को समझा रहे हैं, आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मुख्य अक्ष देख लीजिए। मुख्य अक्ष क्या होता है, हम जानते हैं ये क्या है, दर्पण का केंद्रक है, और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। ये दर्पण का केंद्रक है और ये दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण के वक्रता केंद्रक, वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को जो मिलाने वाली सीधी रेखा खींची जाती है, या लंबवत रेखा खींची जाती है, या सरल रेखा खींची जाती है। कहने का मतलब ये होगा कोई भी रेखा हो, चाहे वो सरल हो या कोई वह सीधी रेखा हो, अगर वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली खींची गई है तो मुख्य अक्ष होगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसका नाम अंग्रेजी में होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद देखते हैं हम लोग दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये परावर्तक तल है। हम देख पा रहे हैं ये परावर्तक तल में लिखा हूं, अंदर परावर्तक तल है, जैसा कि यहाँ पे हमने चित्र समझा था। ये परावर्तक तल है और इस परावर्तक तल का जो व्यास होता है, परावर्तक तल का जो व्यास होता है, देख पा रहे हैं ये परावर्तक तल हो गया और ये परावर्तक तल का व्यास है। परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं।